ईरान ने एक जवाबी कहे तो हमला कर दिया है। इजराइल के बताया जा रहा है कि 10 शहरों पर, ये मेरे पास यहाँ भी अपडेट है कि 10 शहरों पर जो है वो कुछ हमले बोले हैं, दागे हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, हो सकता है कि शायद अमेरिका के प्रति अपना बदला लेने के लिए ईरान उनमें से किसी एक अमेरिकी सैन्य जो वहां पे जो थाना है, जो एयर जो उनका बेस है, उसको भी उड़ा सकता है। तो फिर अगर ये हुआ तो पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन ईरान ने एक चीज और भी कर दी है। ये हॉर्मस हॉर्मुस एक खाड़ी है वहां पे, हॉर्मुस स्ट्रेट कहते हैं उसको। पास, हमने उसको हॉर्मुस पास इसलिए कहा कि वहां से, वहीं से जो है मध्य पूर्व से, अगर मिडल ईस्ट से जो खाड़ी देश है महत्वपूर्ण, जो कि तेल का प्रोडक्शन, ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, और अगर वहां से ईरान समेत आपको बाई शिप, वेसल, जहाज के जरिए अगर आपको कच्चा तेल वहां से लेके निकलना है तो वहीं से आना है, वहीं से जाना है। मैं दिखा भी दूंगा उस पर। जहां ईरान का क्षेत्र बनता है अधिकार, तो 25 किलोमीटर का या कुछ उसका नॉटिकल माइल समझ लीजिए आप, उतना पूरा इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ईरान ने उसको, उस पास को जहां से आ जा सकते हैं शिप्स वगैरह, उसको बंद करने का फैसला कर लिया है। तो अब इससे क्या होगा? बताया जा रहा है कि 20 से 25% कच्चा तेल जो है दुनिया भर के लिए, वो उस खाड़ी से गुजर के निकलता है। तो $78 या कुछ उसके आसपास उसको क्रॉस कर गया था कल रात को। बाकी की जानकारी तो हम हिमांशु को बुला रहे थे, हिमांशु देंगे आपको। तो कुल मिला के ये कैसे एक नाजुक मोड़ पे जाके ये पूरा मामला हमको दिखाई दे रहा है कि यहां से पता नहीं यूटर्न मुमकिन है। मतलब यूटर्न मतलब कि शांति वार्ता और कंप्रोमाइज और फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स वगैरह, और कैसे भी करके टेबल टॉक करके इस मामले को निपटाना मुमकिन है कि नहीं, हमको नहीं पता। वो समझना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। और ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो ऑयल प्राइसेस अब तो बढ़ेंगी, क्योंकि अब तो उसमें कोई चारा है नहीं, तो उसकी असर क्या होगी। ये भी समझना पड़ेगा कि आने वाले देशों में, जैसे कि भाई सऊदी अरेबिया ने इसकी बड़ी घोर निंदा की है। यमन ने कह दिया कि हम अमेरिकी शिप पर हमला बोल देंगे अगर यहाँ से गुजरा तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, अच्छा उनका संगठन है, उन्होंने, उस संगठन ने भी बहुत कड़ी निंदा करते हुए प्रस्ताव को पारित किया है। तो क्या ये पूर्णतः आने वाले दिनों में इस्लाम वर्सेस जियोनिज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी बनने जा रहा है? और अगर ये बनने जा रहा है तो फिर इसमें रूस और चीन कहाँ पे होंगे, और जहां पे होंगे वहां से उनके होने का प्रभाव क्या होगा? ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस पर हम आज थोड़ी सी, हो सके उतनी ब्रीफ में, लेकिन हर चीज को कवर करते हुए बात करेंगे। हिमांशु को मैं जोड़ देता हूं मेरे साथ। तो हिमांशु भाई, आपका स्वागत है। आपको भी सुप्रभात, और हमारे सभी दर्शक हैं उनको भी सुप्रभात। अब मैंने इस जो ये प्रस्तावना भूमिका बनाई है पूरी, जो आज के कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी थी, उसको लेकर आप अपनी राय जो है आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। नमस्कार द मयूर जानी ऑफिशियल दर्शकों को, आई मीन जो भी ये शो देख रहे हैं, आपको सभी को, जो भी आपकी बैक टीम है। देखिए, बहुत क्लियर मुद्दा हो गया है। पहले एक बॉम्बिंग की गई ईरान की जो साइट्स थी उसके ऊपर, और उस तरीके का बॉम्ब डाला गया जो बंकर बॉम्ब जिसको बोलते हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब। तो बंकर बस्टर बॉम्ब 3,500 किलो का एक एक बॉम्ब था, वो डाला गया वहां पे। सॉरी, 13,500 टन, सॉरी 3,500 किलो नहीं, 13,500 टन का एक एक बॉम्ब वहां पे डाला गया। और वो बाद में बोल रहे हैं कि वो साइट्स डिस्ट्रॉय कर दी है। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया,
वेस्टर्न मीडिया यानी कि इवन लग्जमबर्ग टाइम्स वगैरह से ये खबरें आ रही कि ये पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है, अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो अमेरिका का जो क्लेम है उसको वेस्टर्न मीडिया ने ही खारिज कर दिया है कहीं ना कहीं। जो मैंने आज अपने जो डिस्पैच न्यूज़लेटर में डेली देता हूं उसमें ये बात मैंने बहुत सारे मीडियाज को कोट करके लिखी है। लेकिन जिस तरीके से बॉम्ब दागा गया, हालांकि ये हुआ, ईरानियन साइट्स डिस्ट्रॉय हुई है नहीं हुई है इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल कल ईरान की पार्लियामेंट ने एक डिसीजन ले लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर दें। वो एक तरीके से इकोनॉमिक चोक है, क्योंकि वर्ल्ड का अगर आप देखने जाए तो ऑलमोस्ट 70 टू 80% कार्गो वर्ल्ड का वहां से पास होता है ऑयल का, और गल्फ कंट्रीज का 90 से ज्यादा परसेंटेज कार्गो उसी स्ट्रेट से पास होता है। मगर बहुत ही ये एक जिसको बोले केस स्टडी या पॉइंट ऑफ एजुकेशन से अगर आप देखने जाए तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक है। 2008 में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की थी, वो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, कि दुनिया में कहीं पे भी मंदी हो, मतलब 2008 यानी हम बात कर रहे हैं लेमन ब्रदर क्राइसिस की। तो उन्होंने तब कहा था कि दुनिया में कहीं पे भी मंदी हो लेकिन आर्म्स का बाजार जो है वो हमेशा तेजी में ही रहेगा, उसमें कहीं पे भी मंदी नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्यों ये बात कही थी? क्योंकि एक तरफ यहाँ पे जो ईरान जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था, उसके सामने सऊदी अरेबिया को अपना ऑयल कार्गो स्मूथली उसमें मोबिलाइज करने के लिए जो पेट्रोलिंग जहाज वगैरह चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो यूएस से की थी। तो ये रिपोर्ट का कहना था कि कुछ भी हो लेकिन डिफेंस का धंधा जो है वो भले गंदा हो लेकिन उसमें कभी मंदी नहीं आ सकती। यहाँ पे हम बिल्कुल यही चीज देख रहे हैं। तेल का कारोबार, और तेल जिस तरीके से निकलेगा तो तेल के भाव सीधे बढ़ेंगे, ये बहुत क्लियर बात आ गई है, क्योंकि आप एक पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स पॉइंट चोक कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां तक भारत की बात करें तो भारत अब तक ईरानियन ऑयल पे ज्यादातर निर्भर था, ईरानियन और रशियन ऑयल पे, लेकिन अभी भारत ने अपना कार्गो जो है वो ऑयल बास्केट जो डाइवर्सिफाई किया है। तो हरदीप सिंह पुरी ने भी कल रात को कॉल ट्वीट किया था कि हमारी नजर बनी हुई है 2 हफ्तों से कुछ जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन हो रही है उसको लेके, और कहीं ना कहीं भारत का जो ऑयल कार्गो जिस तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है, और उसके अलावा जो जिस तरीके से बातें आ रही है कि इंडियन ऑयल कंपनीज के पास जो स्टॉक पड़ा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये हुई बात भारत की ऑयल सिक्योरिटी वगैरह की, या जिस तरीके से आप लेने जाए। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है मयूर की दुनिया में पूरी अगर आप देखने जाए तो जो लीडर्स है वो लीडर से ज्यादा व्यापारी है, राष्ट्रवाद का चोला पहन के एक तरीके से व्यापार ही कर रहे हैं। वो चाहे टेक्नोलॉजी के धंधे में हो, चाहे ऑयल एंड गैस के धंधे में हो, चाहे करेंसी के धंधे में, तो उनको वो बुल एंड बेयर रन जो है उसका बेनिफिट लेना है। हमने एक वीडियो देखा था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसने $2.5 बिलियन बनाया, इसने $900 मिलियन बनाया। तो ये क्लियरली बात है कि सटोरियों की सरकार बन चुकी है। और जब सटोरियों की सरकार हो और तेजी मंदी का गैप आपने कम कर दिया है, मतलब 24 घंटे के अंदर तेजी मंदी की साइकिलें हो रही है, और जैसे ही आप शॉर्ट सेलिंग करके भाव तोड़ के कुछ बेचते हो, तो जैसे ही भाव ऊपर जाता है तो वो आपको वापस जो बेचा हुआ है वो आपने ही खरीदा और आप ही उसको बेच रहे हो, तो उसका बेनिफिट आप कहीं ना कहीं ले रहे हो। उसी चीज का टेस्टिमनी मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब कहा था कि इसने $2.5 बिलियन कमाया, इसने $900 मिलियन कमाया, टेरिफ को लेके जो बातें वो कर रहे थे कि टेरिफ को लेके किस तरीके से मार्केट में हाराकिरी और किसने कितना पैसा बनाया, तो कहीं ना कहीं ये बात उसमें बिल्कुल एक तरीके से अगर आप देखने जाए तो वो दिख रही है। अब मैं बात करना चाहूंगा नोम चॉम्स्की, जो कि एक फिलोसोफर है, थिंकर है। उन्होंने एक बात रखी है और उनकी कल कल से ये बात बहुत ही मतलब वैश्विक पटल पे ये बात बहुत ही चल रही है। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा ये समझना चाहिए हमें भाई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, द इरानियन इश्यू आई डोंट थिंक हैज मच टू डू विद द न्यूक्लियर वेपन्स फ्रैंकली। मतलब उनका कहना है कि ईरान का जो ये मामला है जिसमें बात कही जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को लेके जो खतरा है पूरी दुनिया पे, वो मामला नहीं है, ऐसा नोम चॉम्स्की बोलते हैं। Nobody is saying Iran should have nuclear weapons or should anybody else. मतलब कोई ये नहीं बोल रहा है कि ईरान के पास एक तरीके से देखने जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए या किसी और के पास भी होने चाहिए। तो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को तो नो नो ही। बट द पॉइंट इन मिडिल ईस्ट इज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया।
is that this is a center of world's energy resources. अभी नाम चॉम्स्की जो है, he nails the coffin. He says कि ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का जो खेल है वो नॉर्थ कोरिया से थोड़ा अलग है और ये तेल का खेल है. ओरिजिनली द ब्रिटिश एंड सेकेंडरली द फ्रेंच हैड डोमिनेटेड इट. मतलब उनका कहना है कि पहले ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर कब्जा जमाया था, बाद में फ्रेंच ने जमाया था. बट सिंस वर्ल्ड वॉर